जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 16 नवंबर का जो इंडियन एक्सप्रेस है उसको कवर करने वाले हैं। और पहले न्यूज़पेपर पर नज़र डाल लेते हैं कि क्या न्यूज़ हमें खास देखने को मिल रही है, और जो हमें न्यूज़ इम्पॉर्टेंट दिखेगी उसी के साथ साथ वो न्यूज़ को हम डिटेल में कवर करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पेज पर हम आ रहे हैं, और फ्रंट पेज पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट मस्ट इंटरवीन। अब यहाँ पर जो बोला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जो उसे इंटरवीन करना चाहिए, तो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो सीबीआई चीफ है उसके सिलेक्शन में अभी रिफॉर्म लाया गया है। मतलब जो टेन्योर है अब उसको बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। पहले हमें टेन्योर 2 साल का देखने को मिल रहा था, है ना। फिर उसके बाद 5 साल का जो है वो टेन्योर किया गया। कल ही हमने इसको काफ़ी डिटेल में, मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोलिए, सीबीआई बोलिए, ऑर्डिनेंस बोलिए, ये सभी चीज़ें हमने डिटेल में कल के ही वीडियो लेक्चर में कवर की है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक भी वीडियो आप मिस मत किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम अच्छे तरीके से और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनके साथ क्लियर करते हैं। तो यहाँ पर 5 साल जो है वो किया गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी, जब यहाँ पर 2 से 3 साल किया गया था, मतलब 3 साल ऑफिशियली नहीं किया गया था लेकिन एक्सटेंशन दिया गया था मिश्रा जी को, तो उस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो यहाँ पर बताया गया है इट्स नॉट लेस देन 2 ईयर्स। ऐसा नहीं बोला गया है कि नॉट मोर देन 2 ईयर्स, तो 2 साल से ज़्यादा जो है वो किया जा सकता है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है उसने इंटरवीन करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं। तो अब देखना होगा आगे क्या होता है, यहाँ पर हर चीज़ में क्या हो रहा है, फिर उसने क्या बोला, इसने क्या बोला, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो माइलस्टोन फॉर गे राइट्स। अब गे राइट्स को यहाँ पर माइलस्टोन क्यों? सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो है उसने यहाँ पर सौरभ किरपाल को हाई कोर्ट के लिए यहाँ पर पिक किया है। अब ये कौन है? तो यहाँ पर सौरभ किरपाल जो है ये गे है, और 4 टाइम्स, मतलब 2018 से ही यहाँ पर चल रहा था, लेकिन अब जाकर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम ने यहाँ पर रिकमेंड किया है उनका नाम एज अ जज ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो डिसीजन यहाँ पर लिया गया है इसकी वजह से अब जो गे राइट्स है उनके लिए भी यहाँ पर एलिवेशन जो है वो आ सकता है। तो अब यहाँ पर हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर जो डीक्रिमिनलाइजेशन किया गया था होमोसेक्सुअलिटी का, तो एक बार उस पर नज़र डालना ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अभी हाल ही में सेम सेक्स मैरिज जो है उसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने मनाही की थी। ये दो ऑलरेडी न्यूज़ में चल रहे थे। उसी के साथ साथ अभी कुछ ही दिन पहले या रैदर कुछ महीनों पहले हमने जो ट्रांसजेंडर है उनके जो मतलब एजुकेशन है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन जो हम स्विच हुए हैं उसकी वजह से जो ट्रांसजेंडर है उनको काफ़ी फ़ायदा मिला है एजुकेशन लिटरेसी रेट बढ़ाने का। तो वो एक हमने एडिटोरियल देखा था। तो ये सभी एडिटोरियल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो डिक्रिमिनलाइजेशन जो किया था उसको हम शॉर्ट में देखते हैं। देन उसके बाद जो यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को गवर्नमेंट ने मना किया था, वो क्या बेसिस पर किया था, क्या आर्ग्यूमेंट दिए थे, वो यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी देखिए, होमोसेक्सुअलिटी सेक्शन 377 अभी डिक्रिमिनलाइज किया गया था। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखिए, हालांकि न्यूज़ जो है वो भले 1 साल पुरानी हो, 2 साल पुरानी हो, लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई भी न्यूज़ चल रही है तो वो एक्टिव हो जाती है। मतलब समझ लीजिए कि यूपीएससी के लिए या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए जो न्यूज़ होती है वो कभी भी डेड नहीं होती है। वो या तो एक्टिव रहती है या तो डॉर्मेंट रहती है। कब वो खुल जाएगी, कब वो आ जाएगी वापस, बताते नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसने डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को, है ना। अब यहाँ पर सेक्शन 377 अगर हम देखते हैं इंडियन पिनल कोड का 1860 के, तो ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में हमें देखने को मिलता है। और इसने बोला था कि हु है वो वॉलेंटरीली हैज कार्नल इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर। नेचर क्या है कि मैन का विमेन के साथ होना चाहिए, विमेन का मैन के साथ होना चाहिए। अब यहाँ पर अगर नेचर के खिलाफ जाकर किसी भी तरीके का कार्नल इंटरकोर्स अगर होता है तो वो यहाँ पर पनिशेबल रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। इसी से रिलेटेड जो योग्य करता है प्रिंसिपल, वो भी यहाँ पर निकल कर आता है। ये रिकॉग्नाइज करता है फ्रीडम ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन राइट। ये बोलता है कि भाई देखो, मेरी ओरिएंटेशन है कि आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, महिला हूँ, महिला से प्यार करती हूँ। तो ये जो ओरिएंटेशन है ये यहाँ पर आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन राइट, और ये आउटलाइन किए गए थे 2006 में। जो योग्य करता है उसमें इंडोनेशिया डिस्टिंग्विश्ड ग्रुप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट। तो ये जो है ये भी आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या क्या रहे हैं,
तो सबसे पहले तो हमें देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था कि आर्टिकल 14 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का गारंटी करता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, और इसीलिए यहाँ पर जो इंक्लूसिवनेस है एलजीबीटी कम्युनिटी की उसको भी यहाँ पर लाया जाए। नहीं तो क्या है, एलजीबीटी कम्युनिटी जो उनको अलग तरीके से देखा जा रहा है, उनको अलग ही तरीके से रखा जा रहा है, उनको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है। इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो जो ह्यूमन राइट्स है उससे वो वंचित रहेंगे। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो इंडिया में ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कैनॉट बी डिनाइड, यहाँ पर कि रिलीजियस मोरालिटी पब्लिक मतलब क्या है बेसिकली कि आप यहाँ पर उनसे उनका अधिकार नहीं छीन सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर नोट किया था कि मॉडर्न साइकियाट्रिक स्टडी और लेजिस्लेशन जो है रिकॉग्नाइज करता है गे पर्सन एंड ट्रांसजेंडर यहाँ पर मेंटल कोई डिसऑर्डर से सफर नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनको ज़बरदस्ती पेनलाइज करना कि आप सिर्फ ट्रांसजेंडर हो, आप सिर्फ गे हो, तो ये कोई मतलब नहीं बनता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया होमोसेक्सुअलिटी जो है यूनिक है ह्यूमंस के लिए, और यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ नेचर है ना, प्रीजुडाइज है दैट इट इज़ अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, निसर्ग के इससे सब कुछ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट किया कि योग्यकर्ता प्रिंसिपल जो है ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यहाँ पर सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में ये अप्लाई होना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ इंडियन लॉ एज वेल। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली थी। देन उसके बाद कुछ इश्यूज जो यहाँ पर इन्वॉल्व थे वो थे हेल्थ इश्यूज, कि क्रिमिनलाइजेशन जो है होमोसेक्सुअलिटी का, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, एंड इसकी वजह से जो एलजीबीटी कम्युनिटी है वो और गरीब, इनएडिक्वेट एक्सेस यहाँ पर उनको हेल्थ सिस्टम का भी दिया जाता है। उसी के साथ साथ जो बैरियर है अवेबिलिटी एक्सेस ऑफ HIV प्रिवेंशन, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट सर्विस, ये भी यहाँ पर उनको नहीं मिल पाते, मतलब बेसिकली कोई भी अधिकार जो है वो नहीं मिल पाते। पब्लिक हेल्थ एविडेंस ये इंडिकेट करता है कि क्लियर रिलेशनशिप जो है, लैक ऑफ सोशल एक्सेप्टेंस, लीगल राइट्स, यहाँ पर अब्यूज, वायलेंस, आइसोलेशन, मेंटल इलनेस, ये सब कुछ यहाँ से गुजरते हैं अगर क्रिमिनलाइज हम रखते हैं तो। अभी यहाँ पर इम्पैक्ट अगर हम देखें, इम्पैक्ट तो हमें देखने को मिलता है सेक्सुअल माइनॉरिटीज जो इंडिया में वन स्टेप क्लोजर है टू लिविंग विद डिग्निटी, है ना। यहाँ पर ये जो डिक्रिमिनलाइज है इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ज़बरदस्त देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पर क्या है, लिविंग डिग्निटी के साथ वो ज़िंदगी जी सकते हैं। एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पर मतलब सेक्सुअल प्रेफरेंस के साथ ओपनली बोल सकते हैं, जैसे हमारे आर्टिकल जो दिए हुए ना फंडामेंटल राइट में, कि आप जो आपका जो भी आपको बिलीफ रखना है, रिलीजियस बिलीफ रखना है, आप ओपनली प्रीच कर सकते हो। उसी तरीके से सेक्सुअल प्रेफरेंस जो है वो भी यहाँ पर बता सकते हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन यहाँ पर हेल्थ एंड हरासमेंट जो यहाँ पर पुलिस के द्वारा किया जाता है तो वो भी यहाँ पर ईज हो जाएगा। डीक्रिमिनलाइजेशन जो है यहाँ पर सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ कि नहीं भाई मेरे में कोई कमी नहीं है, मेरे में कोई खामियां नहीं है, ये यहाँ पर आ जाएगा। जजमेंट जो है यहाँ पर कम्युनिटी को ज़्यादा प्रोग्रेसिव तरीके से यहाँ पर आगे ले जाएगा। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। क्लियर है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं जो सेम सेक्स मैरिज है उसके ऊपर। तो आइए यहाँ पर हम बात करते हैं सेम सेक्स मैरिज के बारे में। तो सेम सेक्स मैरिज के ऊपर जो न्यूज़ है वो इस तरीके की है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने अपोज किया सेम सेक्स मैरिज को दिल्ली हाई कोर्ट में। अपोज क्यों किया? कि लड़का लड़के से शादी नहीं कर सकता है, लड़की लड़के से शादी नहीं कर सकती है, कि मैरिज जो है इन इंडिया कैन बी रिकॉग्नाइज ओनली, ये बायोलॉजिकल, अगर विमेन बायोलॉजिकल मैन जो कैपेबल है चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करने के लिए उनके बीच अगर हो तो ही सिर्फ रिकॉग्नाइज की जा सकती है, अदरवाइज रिकॉग्नाइज नहीं की जा सकती। थोड़ा बैकग्राउंड अगर हम देखते हैं, पिटिशन जो है फाइल की गई थी 2020 में, जहाँ पर रिकॉग्निशन जो है सेम सेक्स मैरिज का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एंड स्पेशल मैरिज एक्ट इसमें लाया जाए, ऐसा कहा गया। जिससे क्या है कि अगर आप सेम सेक्स मैरिज होता है तो वहाँ पर भी वो लीगली यहाँ पर वो मैरिड है ऐसा यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट जो है उन्होंने यहाँ पर मना किया है। सेंटर का आर्ग्यूमेंट क्या है? सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर वही उन्होंने यहाँ पर बताया कि प्रोविजन जो है सेक्शन 377 इंडियन पिनल कोड जो यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज किया, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ जो पर्टिकुलर ह्यूमन बिहेवियर है उसको डिक्रिमिनलाइज किया है। कि भाई यहाँ पर अगर किसी को रहना है, कहाँ पर मतलब समझ लो कोई रिलेशनशिप अगर बिल्डअप करनी है उसके लिए यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज किया है। यहाँ पर जो ह्यूमन कंडक्ट है उसको यहाँ पर कुछ भी मतलब ऐसा नहीं किया है कि नहीं अब ये तो साथ में ज़िंदगी बिता सकते हैं, लीगली ज़िंदगी बिता सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर नहीं किया है। दूसरा यहाँ पर सोसाइटी की मोरालिटी, मतलब सोसाइटी मोरालिटी जो है यहाँ पर कंसिडरेशन में आती है कि यहाँ पर मोरल तरीके से यहाँ पर ये चीज़ जो है वो सही नहीं लगती है कि फिर वो कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे, कैसे वो जो है वो पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसके साथ भी ये नहीं जाता है, मतलब फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 21 में सब्जेक्ट है प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, और ये यहाँ पर एक्सपांड नहीं की जा सकती है जहाँ पर फंडामेंटल राइट सेम सेक्स मैरिज का भी इंक्लूड हो जाए, इसको रिकॉग्नाइज कर ले, तो ये हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनकी तरफ से आर्गूमेंट दिया गया।
देन उसी के साथ यहाँ पर जो सैंक्टिटी है मैरिज की वो भी यहाँ पर लाई गई कि भाई साथ में रह रहे हैं एज अ पार्टनर रिलेशनशिप विद सेम सेक्स इंडिविजुअल, ये यहाँ पर कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं इंडियन फैमिली यूनिट कॉन्सेप्ट के साथ, जहाँ पर हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, चिल्ड्रन होता है, इसके साथ हम यहाँ पर कंपैरिजन जो है इस चीज़ का नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ये चीज़ जो है बिल्कुल भी जायज़ नहीं है और ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। लीगैलिटी अगर हम देखते हैं सेम सेक्स मैरिज की इंडिया में, तो राइट टू मैरी ये यहाँ पर एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज आइदर एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, नॉट एक्सप्रेसली यहाँ पर नहीं है। दो मैरिज जो है रेगुलेट किया जाता है वेरियस स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट्स के थ्रू, है ना, लेकिन यहाँ पर रिकॉग्निशन जो एज अ फंडामेंटल राइट डिवेलप हुआ है थ्रू जुडिशियल डिसीजन से। मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सप्लिसिटली अगर हम देखें क्या है फंडामेंटल राइट है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेम मतलब मैरिज के रूप में हमें देखने को नहीं मिलता है। हाँ, स्टैट्यूटरी इसके तहत हमें देखने को मिलते हैं मैरिज के बारे में, मगर एज अ फंडामेंटल राइट ये जुडिशियल डिसीजंस के थ्रू हमें कवर होते हुए देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक हमें जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है मैरिज एज फंडामेंटल राइट, यहाँ पर शफीन जहान वर्सेस अशोकन, ये हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या हुआ, इसमें यहाँ पर आर्टिकल 16 जो है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ये यहाँ पर लाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस ये इंटीग्रल है टू आर्टिकल 21। मतलब ये क्या हो गया, अब आर्टिकल 21 में राइट टू चॉइस ऑफ मैरिज ये भी यहाँ पर शामिल हो जाता है, मतलब यह फंडामेंटल राइट बन जाता है। आर्टिकल 16 टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। राइट टू मैरी ये एक लिबर्टी है, खुद की आज़ादी है, जिसके साथ उनको शादी करना है वो कर सकते हैं और एज अ फंडामेंटल राइट में देखने को मिलता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के थ्रू हमें पता चलता है कि हाँ यार ये भी फंडामेंटल राइट है और आर्टिकल 21 जो उसमें गारंटी किया गया है। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आता है नवजीत सिंह जोहर वर्सेस अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मेंबर जो एलजीबीटी कम्युनिटी के ये एंटाइटल्ड है फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अब फुल रेंज ऑफ अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, देखिए ये ऐसा हो जाता है ए इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी इज इक्वल्स टू सी, देन ऑब्वियसली ए इज इक्वल्स टू सी। मतलब कि जो राइट टू मैरिज है ऑफ वन चॉइस ये फंडामेंटल, ये जो है ये फंडामेंटल राइट है ना। और जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उन सभी को जो अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो मिलेंगे। फंडामेंटल राइट है कि अपने चॉइस का मैरी होना चाहिए, इसलिए ट्रांसजेंडर एलजीबीटी कम्युनिटी जो है वो भी अब खुद के चॉइस से मैरी कर सकते हैं। तो ये चीज़ जो है लिबर्टी जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर वे फॉरवर्ड की इसमें अगर हम देखते हैं तो एलजीबीटी कम्युनिटी जो है उनको एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ जो है वो भी यहाँ पर चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होता है। हालांकि हम बोल रहे हैं कि हाँ यार उनको लीगली एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, लेकिन स्टिल अभी भी काफ़ी लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। एम्पावर्ड है कि प्रोडक्टिव लाइफ जो है बिल्डअप कर, रिलेशनशिप जो है बिल्डअप करें इरेस्पेक्ट ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, है ना, उनका ही जो कम्युनिटी है वो आगे जाएगी। एक बार अगर एलजीबीटी कम्युनिटी से यार एंटाइटल्ड फुल रेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, मतलब ये क्या है, अब ये अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उनको मिल रहे हैं मतलब अब कोई डाउट ही नहीं है कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन में जो कुछ दिया हुआ है उस पर क्वेश्चंस उठाए। कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि आप यहाँ पर किससे शादी करना है उसे कर सकते हो, तो वो भी कर सकते हैं। मोर देन 2 कंट्रीज जो उन्होंने लीगलाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे तरीके से पूरा जो ये मसला है ये समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है एक्स मिनिस्टर अमंग बीजेपी लीडर्स अरेस्टेड फॉर अमरावती वायलेंस। अमरावती में वायलेंस हुआ, क्यों हुआ आप सभी को पता है, मिस इन्फॉर्मेशन, फॉल्स न्यूज़ ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है। देन उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं एनआरआई जो पंडोरा है, ये कुछ इतना खास न्यूज़ नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो विंटर सेशन बाय वीक से डिटर कर सकती है, ये भी कुछ खास न्यूज़ नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर दिल्ली पोल्यूशन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और दिल्ली पोल्यूशन इसके बारे में अगर हम देखें तो स्टबल बर्निंग, ये सारी चीज़ें देखिए सभी के माइंड में, सभी के इंक्लूडिंग सेम सेक्स मैरिज, इंक्लूडिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ डिक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी, इंक्लूडिंग जो अमरावती वायलेंस है मतलब फॉल्स न्यूज़ है, देन स्टबल बर्निंग बोलिए, दिल्ली पोल्यूशन बोलिए, सबके माइंड मैप के पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम पर शेयर किए जा चुके हैं। तो टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हो, मयूर मोगरे आपको सर्च करना है और फॉलो करना है, वहाँ पर सर्च करके फॉलो ज़रूर कीजिए। काफ़ी हाई यील्डिंग आपको जो माइंड मैप से, माइंड मैप का फ़ायदा क्या होता है, टाइम जो है वो काफ़ी कम लगता है रिवाइज करने में और अच्छे तरीके से पॉइंट टू पॉइंट रहता है तो समझने में आसानी होती है, तो मतलब काफ़ी फ़ायदा आपको उससे मिलता है। एंड उसी के साथ इन्फोग्राफ्स भी होते हैं जो काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी स्टबल बर्निंग हमने कवर किया हुआ है।
देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर हम आते हैं तो हमें डिटेंशन जो है, कर्टेलमेंट ऑफ लिबर्टी, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर बॉर्डरिंग, ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं आता है। 20% अनऑर्गेनाइज वर्कर जो है रजिस्टर्ड यहाँ पर हुए हैं उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़ में। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है, फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर, ये ऑलरेडी हमने हमारे पिछले वीडियोज़ में कवर किया हुआ है। देन यहाँ पर एक जो न्यूज़ आ रही है वो है कस्टोडियल डेथ की, मतलब कस्टोडियल वायलेंस की। अगर मैं स्पेसिफिक बताऊँ तो 1888 कस्टोडियल डेथ जो है 20 ईयर्स में देखने को मिली और सिर्फ 26 पुलिसमैन जो उनको कन्विक्ट किया गया है। तो अब इससे जो जुडिशियल या कस्टोडियल वायलेंस है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट आता है। तो कस्टोडियल वायलेंस को हम डिटेल में समझते हैं। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कस्टोडियल वायलेंस के बारे में। इंडिया में जो कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है उस पर यहाँ पर चर्चा करेंगे, और ये टू द पॉइंट है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट है। यहाँ पर कोई फालतू की बकवास नहीं है, कुछ नहीं है, सीधे तरीके से जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ जो है सीधे तरीके से टेलीग्राम से आपको मिल जाएगी, जहाँ पर पढ़ने में काफ़ी आपको आसानी जाएगी। देखिए इस तरीके से पीडीएफ आपको मिलती है, जहाँ पर सीधा आप यहाँ पर जूम करके जो न्यूज़ है ये सब पढ़ सकते हो। एंड उसी के साथ साथ आपको इस तरीके से भी देखने को मिलता है, नीचे जाओगे आप, मतलब यहाँ पर आपको कस्टोडियल न्यूज़ क्या चल रही है इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हो। मतलब दोनों तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ने की आज़ादी मिल रही है। तो ये इस तरीके से पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। मयूर मोगरे सर्च करना है और फॉलो करना है। चलिए, कस्टोडियल वायलेंस न्यूज़ में क्यों चल रहा है? न्यूज़ में इसीलिए चल रहा है क्योंकि अभी हाल ही में हमें देखने को मिल रहा है कि 1888 कस्टोडियल डेथ पिछले 20 साल में देखने को मिले हैं और सिर्फ 26 पुलिसमैन को कन्विक्ट किया गया है। मतलब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एनसीआरबी का डेटा यहाँ पर देखने को मिल रहा है 2001 90 डेथ, 2005 128 डेथ, 2007 118 डेथ, 2013 118 डेथ, 2020 76 डेथ। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिला, और उस हिसाब से जो पुलिस वाले हैं जिनकी गलती है उनको यहाँ पर कन्विक्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर अगर हम जाने कि कस्टोडियल वायलेंस मतलब क्या होता है, व्हाट इज कस्टोडियल वायलेंस, तो हमें देखने को मिलता है कस्टोडियल वायलेंस जो है प्राइमरी रेफर किया जाता है वायलेंस इन दी पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी हो, जुडिशियल, दो तरीके की कस्टडी होती है, एक पुलिस कस्टडी होती है, दूसरी जुडिशियल कस्टडी होती है। कई बार मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की भी है। पुलिस ने अगर कस्टडी में रखा है तो पुलिस हो गया, देन पुलिस के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर उसको वहाँ भेजना पड़ता है मैजिस्ट्रेट के सामने, तो जुडिशियल कस्टडी हो गई, तो फिर जुडिशियल कस्टडी में चल जाता है। अब टाइप ऑफ जुडिशियल वायलेंस, अगर कस्टोडियल वायलेंस अगर हम देखते हैं तो फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल, ये तीन तरीके का हमें देखने को। फिजिकल मतलब जहाँ पर फिजिकल टॉर्चर हो रहा है ना, सोटे मारे जाते हैं, पीछे बम डंडे मारे जाते हैं। साइकोलॉजिकल होता है जहाँ पर मेंटल टॉर्चर जो है वो किया जाता है, बता बता बता, फिर उसके साथ साथ जो फूड है, खाना है, वो उनको नहीं दिया जा रहा है। सेक्सुअल यहाँ पर वायलेंस होता है जहाँ पर रेप किया जाता है ना। तो ये चीज़ें जो है काफ़ी बुरी हो जाती है। और अगर यहाँ पर हम देखें तो रेप और टॉर्चर जो है ये दो कॉमन यहाँ पर हमें कस्टोडियल वायलेंस के रूप में देखने को मिलते हैं, जो फेटल मतलब जो डेथ है वो यहाँ पर कॉज करते हैं। तो अब यहाँ पर चैलेंजेस अगर हम देखें, कस्टोडियल वायलेंस इतना हमें पता है कि भाई इतना भयानक कस्टोडियल वायलेंस हो रहा है, इतना बुरी तरीके, तो फिर हम इसको क्यों नहीं रोक पा रहे हैं, क्या चैलेंज आ रहा है? सबसे पहली चीज़ तो है कि स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन वहाँ पर अवेलेबल नहीं है। देखिए लॉ, कानून अगर रहता है तो मतलब बनता है। जैसे ये होता है जो मॉब लिंचिंग है, सही कानून नहीं है, मॉब लिंचिंग भर भरा के होती है। उसी तरीके से यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लेजिस्लेशन नहीं है। इंडिया जो है उसने क्रिमिनलाइज नहीं किया है कस्टोडियल वायलेंस को कि भाई पुलिस वाला है तो उसको सीधा जेल में डाल दो, ना ना, लंबी बातें चलेगी, लोग भूल जाएंगे, तो पुलिस वालों के साथ भी कुछ नहीं होगा। जो सेफगार्ड्स है वो इनसफिशियंट है कि ये कस्टोडियल वायलेंस के इश्यूज़ के साथ डील किए जा सके, जो भी यहाँ पर सेफगार्ड दिए गए हैं। देन उसके बाद स्टेट ऑफ प्रिजन, मतलब जो फैसिलिटीज़ है, मेडिकल, सैनिटेशन, सिक्योरिटी, फूड, ये सब प्रिजन में अच्छी खासी अवेलेबल नहीं है। डिसप्रपोर्शनेट रेशो है क्राइम रेट का और मैन पावर का, जो यहाँ पर इन्फोर्स करना है। इंडिया जो उसने एडिक्वेट प्रिजन रिफॉर्म जो है वो लाए नहीं है, जहाँ पर हम जो भी वायलेंस हो रहा है उसको रोक सके। देन उसके बाद जो यूएन कन्वेंशन है टॉर्चर के अगेंस्ट में, उसको भी हमने रेटिफाई नहीं किया है। देखिए यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर 1997 में साइन किया गया था इंडिया के द्वारा, लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। डिफरेंस क्या है साइन करने में, रेटिफाई करने में? साइन करना मतलब है हमारे इंटेंशन है कि भाई हम ये ऑब्लिगेशन जो है मीट करेंगे, लेकिन रेटिफाई करना मतलब क्या, उसके लिए कानून लेकर आना। इंडिया ने साइन तो कर दिया, हाँ यार हमको टॉर्चर के, लेकिन लॉ नहीं लाई, रेटिफाई नहीं किया। तो ये हमें देखने को मिलता है। पुलिस अकाउंटेबिलिटी जो है वो अवेलेबल नहीं है। मतलब यहाँ पर प्रकाश सिंह गाइडलाइन जो है 2006 के, उसने रिकमेंड किए थे इंडिपेंडेंट कंप्लेंट अथॉरिटी, जैसे कि पुलिस का कोई भी मिसकंडक्ट होता है तो ये अथॉरिटी वहाँ पर देखेगी, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद विटनेस जो है, विटनेस को प्रोटेक्शन, अगर किसी ने देख लिया, किसी पुलिस वाले ने बम सोटे मारे, किसी को बम सोटे मारे पुलिस कस्टडी में, उसकी डेथ हो गई, किसी ने देख भी लिया है,
लेकिन वो अगेंस्ट में बोलता नहीं, उसको लगता है भाई अगले रात को हमारा नंबर आ जाएगा, पुलिस वाला मेरे को सोटे मारेगा, है ना। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है कस्टोडियल किलिंग्स की वो यहाँ पर डिले हो जाती है क्योंकि विटनेसेस नहीं मिलते हैं। जो इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है विटनेस को प्रोटेक्ट करने का वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है ना। हालांकि यहाँ पर विटनेस प्रोटेक्शन बिल लाया गया था लेकिन वो भी कोई स्टैट्यूट बुक में आया नहीं है। अभी देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पर वायलेंस के अगेंस्ट में, तो हमें देखने को मिलता है आर्टिकल 20 जहाँ पर प्रोटेक्शन जो अगेंस्ट कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस वो यहाँ पर होता है। आर्टिकल 21 राइट टू लीव विद डिग्निटी एंड आर्टिकल 22 प्रोटेक्शन जो अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन सर्कमस्टांसेस, मतलब वहाँ पर उसको क्यों अरेस्ट किया उसको बताना पड़ेगा, लीगल प्रैक्टिशनर देना पड़ेगा उसको डिफेंड करने के लिए, एंड नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेश करना पड़ेगा। तो ये कुछ दिए हुए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन सेफगार्ड दिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर वायलेंस हमें देखने को मिलता है। स्टैट्यूटरी सेफगार्ड भी ऐसा नहीं कि सिर्फ संविधान नहीं दिए है, हमने कानून भी बनाए हुए हैं, जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट है। सेक्शन 25 मेंशन करता है कि कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर के सामने वो पुलिस अक्यूज के लिए साबित नहीं किया जा सकता है। वो ऐसा हो सकता है कि भाई इसने मेरे को बम प्रेशर में आके ये लिया हुआ है। इंडियन पुलिस एक्ट 1861 सेक्शन 729 जो एक्ट का प्रोवाइड करता है डिसमिसल पेनल्टी एंड सस्पेंशन ऑफ पुलिस ऑफिसर, लेकिन फिर भी ये हो पाता है क्या, नहीं हो पाता है। अगर कोई भी अनफिट हो उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने में, नेग्लिजेंस उसने बरती हो। इंडियन पिनल कोड है जहाँ पर सेक्शन 330 है, 331 है, 348 है, जो यहाँ पर पुलिसमैन टॉर्चर अगर करता है तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर किया जा सकता है। के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल 1987 का केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि टॉर्चर अगर हो रहा है तो वो आर्टिकल 21 को यहाँ पर ऑफेंसिव हो रहा है। देन उसका रामामूर्ति वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका केस है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर फंडामेंटल राइट अपहोल्ड करते हुए कहा कि टॉर्चर इल ट्रीटमेंट जो है प्रिजनर्स की, ये यहाँ पर उसमें रिफॉर्म लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देन डी के बासु गाइडलाइन जो है वो हमें देखने को मिलती है कि 11 पॉइंट गाइडलाइन जो है मेंशन की गई है डी के बासु केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जो पुलिस वाला जब अरेस्ट करने जा रहा है तो 11 पॉइंट गाइडलाइंस हमें कौन कौन सी देखने को मिलती है। तो ये यहाँ पर 11 पॉइंट गाइडलाइन जो है वो अवेलेबल है। जो पुलिस पर्सन अरेस्ट कर रहा है, इंट्रोगेट कर रहा है सस्पेक्ट को, वो यहाँ पर एक्यूरेट, विजिबल और क्लियर आइडेंटिफिकेशन जो है उसका नाम जो है वो यहाँ पर लेकर रखना चाहिए, है ना। तो ये आपको नेट पे मिल जाएगा 11 गाइडलाइंस जो यहाँ पर दिए गए हैं। हो सकता है कि अगर यूपीएससी ज़्यादा ही भावुक हो जाए तो नीचे दिए गए में से 11 गाइडलाइन में कौन कौन सी चीज़ें दी गई है ऐसा क्वेश्चन आपको आ सकता है, लेकिन बहुत रेयर केस है कि ऐसा पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेमो जो है अरेस्ट का वो प्रिपेयर किया जाना चाहिए अरेस्ट के टाइम पर ही। देन उसके बाद यहाँ पर पुलिस जो है अरेस्ट, डिटेन और बीइंग इंट्रोगेटेड इन कस्टडी इन पुलिस स्टेशन और इंट्रोगेशन सेंटर और अदर लॉकअप हैज़ राइट टू हैव रिलेटिव, फ्रेंड्स और वेल विशर इन्फॉर्म्ड एज सुन एज प्रैक्टिसेबल। मतलब क्या है कि जब भी यहाँ पर उस पर कोई पुलिस स्टेशन में कोई इंट्रोगेशन हो रहा है उसके साथ, तो उसके रिलेटिव्स को, वेल विशर को बता सकता है ना, तो कि भाई हाँ ऐसा ऐसा चीज़ जो है वो हो रही है। देन फ्रेंड और रिलेटिव ऑफ पर्सन अरेस्टेड लाइव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट, टाइम एंड प्लेस जो अरेस्ट की वेन्यू जो है कस्टडी की नोटिफाई किया जाना चाहिए पुलिस के द्वारा 8 से 12 घंटे के अंदर अंदर, मतलब टेलीग्राम के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू। देन यहाँ पर राइट टू हैव समवन इन्फॉर्म्ड ऑफ द अरेस्ट, भाई अरेस्ट के बारे में किसी को तो भी इन्फॉर्मेशन जो है वो दी जाए। ऐसा नहीं कि पकड़े, सारा मोबाइल जब्त कर लिया, सीधा जेल में डाल दिया, किसी को पता ही नहीं कि वो है कहाँ पे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। देन उसके बाद यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर एंट्री जो है वो डायरी में ली जानी चाहिए। पर्सन जो है अरेस्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन वो ले सकता है टाइम ऑफ अरेस्ट के टाइम पे, कि भाई ऐसा समझ लो फिजिकल एग्जामिनेशन ले लो कि मेरी दोनों टांगें सही है, मेरे दोनों हाथ सही है ना। तो बाद में अंदर जाके अगर मेरी एक टांग टूटती है तो ये पुलिस की वजह से टूटी है, ऐसा यहाँ पर होगा। देन अरेस्ट जो है मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर एवरी 48 आवर जो है डिटेंशन में वो यहाँ पर बोल सकता है वो कि मेरी मेडिकल एग्जामिनेशन जो है वो हर 48 घंटे में यहाँ पर रेगुलरली होती रहनी चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी जो है वो यहाँ पर मजिस्ट्रेट के सामने रखो। जो अरेस्टी है उसको अधिकार है कि लॉयर से मिल सकता है ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, है ना। देन उसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम जो है हर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर स्टेट क्वार्टर में इंफॉर्मेशन जो है वो पहुँचानी चाहिए। तो ये कुछ हमें 11 पॉइंट देखने को मिलते हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ पर एक गाइडलाइन जो है उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना। देन उसके बाद लॉ कमीशन इंडिया 273 रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि यहाँ पर जो टॉर्चर हो रहा है पुलिसमैन, मिलिट्री, पैरामिलिट्री किसी के भी द्वारा, तो क्रिमिनली प्रोसिक्यूट उनको किया जाना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो प्रिजनर रिफॉर्म है वो यहाँ पर लाए जाने चाहिए कि भाई यहाँ पर ह्यूमन कंडीशन अच्छी करो, खाना वाना अच्छा दो, सीसीटीवी कैमरेज लगाओ जिससे पता चले। पुलिस रिफॉर्म यहाँ पर लिए जाने चाहिए। पुलिस रिफॉर्म के बारे में हमने ऑलरेडी आर्टिकल डिस्कस किया भाई कि पुलिस रिफॉर्म में क्या क्या आता है।
है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो की जानी चाहिए, तब जाकर यहाँ पर बेटर चीज़ जो है वो हो सकती है। MM अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया होगा आपने अब तक, है ना, डाउनलोड कर लो। यहाँ पर यूपीएससी के लिए, बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए ज़बरदस्त कोर्सेस है। पर्सनल गाइडेंस जो है मेरा वो भी मिलता है, मतलब अगर आपने कोर्स परचेस किया है तो मतलब जो आपकी पूरी रहेगी साल भर की जर्नी कैसी रहेगी, उसका आप पूरा प्लानिंग जो है वो आप मेरे साथ डिस्कशन करके करते हो कि इस तरीके से हम पढ़ेंगे ऐसा वैसा, एंड बेस्ट एनिमेशन कोर्सेस है, मज़ा आएगा आपको। देन उसके बाद सेकंड पेज पर आते हैं तो वही सब होता है जो फ्रंट पेज पर आया उसी को डिटेल में बताया जाता है। यहाँ पर स्पेशल कोड ये भी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये भी अगर हम देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पर भी देखते हैं तो कुछ भी मतलब खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, तो हाई कोर्ट आस्क वर्कर्स गवर्नमेंट टू फाइंड वर्केबल सोल्यूशन। यहाँ पर स्ट्राइक, अब देखिए स्ट्राइक हो रही है। राइट टू स्ट्राइक हमने कवर किया था। राइट टू स्ट्राइक अगर आप देखोगे तो ये मैंने जैसे क्वेश्चन में पूछा था कि ये फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, स्टैट्यूटरी राइट है, नेचुरल राइट है। तो वो स्टैट्यूटरी राइट हमें देखने को मिला क्योंकि एक्ट के तहत वो राइट हमें देखने को मिल रहा था। तो ये ऑलरेडी हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया हुआ है डिटेल में, राइट टू स्ट्राइक। देन यहाँ पर अगर हम आते हैं तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ निकल कर नहीं आ रही है। देन उसके बाद यहाँ पर एनसीबी जो है उसने इतना सीज किया है गांजा नांदेड़ से। तो यहाँ पर एनसीबी नेशनल जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ऑलरेडी उसके बारे में हमने देखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर बायस माइनॉरिटीज़, अब देखिए माइनॉरिटीज़ जो है उनके बारे में यहाँ पर चीज़ें जो है वो काफ़ी निकल कर आ रही है, इसलिए यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ है उनके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो रहना ज़रूरी है। देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुछ भी खास न्यूज़ जो है बाकी निकल कर नहीं आ रही है। देन उसके बाद 6 पेज पर आते हैं तो यहाँ पर कस्टोडियल डेथ, अगेन कस्टोडियल डेथ आ रही है जो हमने ऑलरेडी देख लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर SIT प्रोबिंग, ये भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्सप्लेन सेक्शन आ रहा है। एक्सप्लेन सेक्शन में वेयर हाउ इन्फ्लेशन हिट्स, इन्फ्लेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही पूरी चीज़ें जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दी है। इन्फ्लेशन हमने अच्छे तरीके से देख लिया है। और अगर हम इकोनॉमी बाय रमेश सिंह देखते हैं तो उसका इकोनॉमी जो चैप्टर है, इन्फ्लेशन जो चैप्टर है वो यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है, तो वो भी आप देख सकते हो, पूरी आइडिया आपकी क्लियर हो जाएगी। ये भी अगर हम देखते हैं तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं, ये भी एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इस पर जाते हैं तो यहाँ पर एडिटोरियल पेज आता है। एडिटोरियल पेज में क्लाइमेट ऑफ इनइक्वालिटी, अगेन वहाँ पर वो क्लाइमेट जो है उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, कोविड, क्लाइमेट चेंज, वो सारी चीज़ें। देन यहाँ पर पाथ टू द डिजिटल रूपी। अभी देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि जो नाइजीरिया है उसने नॉन इंटरेस्ट यील्डिंग सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यहाँ पर लाई है, जिसका नाम है ई नायरा। ठीक है, ई नायरा, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और यही सिर्फ आपको एग्जाम में यही आ सकता है कि भाई ये जो है ये कौन सी कंट्री ने निकाला है। तो ये नाइजीरिया ने निकाला है, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ भी फालतू टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, डूइंग बिजनेस विद टर्की। तो इंटरनेशनल रिलेशन जब पढ़ेंगे टर्की के साथ पूरा मैटर जो है वो सॉल्व कर लेंगे। एक साथ पढ़ने में मज़ा है। देखिए आप छोटी छोटी टुकड़े में अगर पढ़ोगे तो कोई मतलब नहीं है, टुकड़े में एक बात निकल रही कि भाई हमने ये वाला स्ट्रेटेजी ये किया, हमने ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, हाँ कोई मतलब नहीं बनता है भाई। एक सीधे एक लाइन फॉलो करो, हमें एग्ज़ाम क्लियर करनी है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं सर्वाइविंग द BRCA म्यूटेशन, तो ये बस बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर, ओवरी कैंसर, उसके बारे में बात की जा रही है। अभी देखिए हाल ही में WHO के द्वारा एक जो इनिशिएटिव है वो लिया गया था, तो वो इनिशिएटिव इम्पोर्ट हो जाता है। बाकी इसमें अगर आप देखोगे तो बस यही बताया गया है, काफ़ी रिस्क होती है, पहले अगर हमें पता चल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ये होगा वो होगा, ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर के बारे में वही यहाँ पर बताया जा रहा है। अभी देखिए यहाँ पर ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव जो है वो यहाँ पर लिया गया है। तो WHO के द्वारा यहाँ पर अनाउंस किया गया इनिशिएटिव, ग्लोबल ब्रेस्ट कैंसर इनिशिएटिव। ब्रेस्ट कैंसर अगर हम देखते हैं तो मोस्ट कॉमन फॉर्म है कैंसर का वुमेन में, और रिस्पॉन्सिबल है 1 in 6 कैंसर डेथ अमंग दी वीमेन, तो बहुत खतरनाक है। तो इस तरीके से हमें जो ब्रेस्ट है उसमें कैंसर उत्पन्न होता हुआ देखने को मिलता है। बाकी अगर हम ये इनिशिएटिव के बारे में देखते हैं तो इनिशिएटिव का एम क्या है कि ग्लोबल ब्रेस्ट मोर्टेलिटी जो है, जो डेथ होती है, उसको रिड्यूस किया जाए 2.5% से बाय 2040, एंड पर्टिकुलरली फोकस करते हैं ऑन लो इनकम कंट्रीज। ठीक है, वहाँ पर डेथ जो है वो रिड्यूस होनी चाहिए। की फीचर्स में अगर हम देखते हैं तो गाइडेंस जो है गवर्नमेंट को, मतलब इस इनिशिएटिव में WHO जो है काम करेगा बाकी यूएन एजेंसीज के साथ, जहाँ पर वो गाइडेंस जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे कैसे हम डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट जो है ब्रेस्ट कैंसर का उसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। देन एविडेंस बेस्ड टेक्निकल पैकेज, यहाँ पर एविडेंस बेस्ड टेक्निकल पैकेज जो है ये प्रोवाइड किया जाएगा कंट्रीज को एज अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव, जहाँ पर एग्जिस्टिंग WHO कैंसर टूल्स एंड प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। तो ये कुछ फीचर्स इसके हमें देखने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट एक्सप्रेस नेटवर्क पर आते हैं तो यहाँ पर यही आ रहा है कि अपोजिशन स्टेप अटैक ईडी सीबीआई चीफ का जो बढ़ाया गया है वही जो हमने देखा। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है यहाँ पर भी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर अगर हम जाते हैं, इकोनॉमी है। इकोनॉमी में मोस्ट ऑफली जो इम्पोर्टेंट होता है वो एक्सप्लेन सेक्शन में आ ही जाता है, इसलिए यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इसके बारे में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। देन उसके बाद अगर हम बाकी चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर कुछ जो है वो निकल कर नहीं आता है। एक्सपोर्ट जो है जंप हुआ है 43% अक्टूबर में। अक्टूबर बहुत ज़बरदस्त रहा है वैसे अगर हम हमारे इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड न्यूज़ की बात करते हैं तो वर्ल्ड न्यूज़ में भी कुछ बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की न्यूज़ जो है वो निकल कर नहीं आ रही है, जो बहुत ही ऐसा लगे कि वाह यार एग्ज़ाम ही क्लियर हो गई, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मतलब बेसिकली आप देखो तो यहाँ पर जो बिडेन है, यूएसए है, म्यांमार, ये सब। तो म्यांमार जो है उसकी बॉर्डर किस किस से लगती है ये यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट हो जाता है, बाकी कुछ भी खास नहीं है। दैन स्पोर्ट्स न्यूज़ में तो कुछ इम्पोर्ट होता ही नहीं है। तो इस तरीके से हमें ओवरऑल जो हमारा आज का पेपर जो है वो देखने को मिलता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। एमएम एकेडमी ऐप को आपने डाउनलोड किया है नहीं? क्योंकि मेरे द्वारा जो कोर्सेस लाए जा रहे हैं यहाँ पर तो आप डेमो लेक्चर देख रहे हो, लेकिन आपको जो असली लेक्चर्स है, जो असली माल है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगा। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है भाई साहब, जो इंडियन पॉलिटी है कंप्लीटली अवेलेबल है, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीटली अवेलेबल है, जो एथिक्स है कंप्लीटली अवेलेबल है। तो इस तरीके के आपको जो लेक्चर्स है, आपको जो कोर्सेस है, वो आपको एमएम एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेंगे और आप यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट एंजॉय कर सकते हो। और ये जो हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है ना, किसी को बताना मत, लोएस्ट प्राइजेस पर है। इतने कम प्राइजेस है, इतने कम प्राइजेस है, क्योंकि हमारी टैग लाइन ही है कि हर गांव से सितारे निकलेंगे और हर गांव से हम सितारे निकाल कर रहेंगे। इसलिए इतने कम प्राइजेस में कि जो एजुकेशन है, क्वालिटी एजुकेशन है, ये हर गांव तक जाए, हर इंसान तक पहुंचे और पैसों के वजह से जो एजुकेशन है उसको ना छोड़े, अपने जो ड्रीम्स है उसको ना मारे। इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट को एंजॉय कीजिए आपके मोबाइल फोन में, जहां पर आपको सभी जीएस 1 2 3 4, आप यूपीएससी बोलिए, स्टेट पीएससी बोलिए, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये जो प्रिपरेशन है इसमें 4 चांद, 10 चांद, 15 चांद, 20, 100 चांद सभी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसलिए फटाफट डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए।